मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार, सभी लोग जुड़ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों, एक नई यात्रा पे मैं विकेश राज तिवारी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम और आप एक सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए खड़े हैं और अग्रसर भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा सीना, हमारा मनोबल सब कुछ इतना मजबूत होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से बौना कर दें। और हमारी तैयारी इतनी मजबूती से होनी चाहिए, इतनी अच्छे से होना चाहिए कि वहां पर लक्ष्य भी प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कम पड़े। ठीक इसी उपलक्ष्य में परीक्षा सेतु का एक नया आयाम आपके लिए वैकल्पिक विषय शुरू करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में कुछ बुनियादी बातें हम और आप करने वाले हैं। खासकर अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम का सरलीकरण मैं आज की इस क्लास में करने वाला हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सब तक अच्छे से पहुंच पा रही होगी। आप सभी को पता है, हम और आप जब एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हों, चाहे हम हिंदी माध्यम के हों या हम अंग्रेजी माध्यम के हों, तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि ये चीजें निकल के हमारे सामने आती हैं। और जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो कई बार हमको पाठ्यक्रम बहुत बड़ा लग जाता है, तो कई बार हमें छोटा भी लग जाता है। दोनों चीजें हो जाती हैं उस प्रक्रिया पर। लेकिन उस प्रक्रिया में प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीजों की भूल कर देते हैं कि एक्चुअल में किसी भी एग्जाम को जब हम और आप पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि एक पर्टिकुलर मिरर, एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिबिंब बनना किसी भी पाठ्यक्रम का बहुत जरूरी होता है। जब प्रतिबिंब किसी चीज का हमारे सामने बन के खड़ा हो जाता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम या परीक्षा के प्रश्नों का स्तर हम कहें या किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर प्यारे विद्यार्थियों जब हम लड़ाई की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, तो वह एक आसान भाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है ना। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आज की इस क्लास में हम और आप उसी मैंडेट को। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, और हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। और सबसे पहले हम और आप आज पाठ्यक्रम को, सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं, खासकर यूपीएससी के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, है ना। मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? कृपया एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ मेरी आवाज आप सब तक बड़ी आसानी से पहुंच पा रही है ना साथियों। तो सबसे पहले जब हम और आप प्रश्न पत्र को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सबको पता है ऑप्शनल पेपर या जिसे हम लोग वैकल्पिक विषय कहते हैं, यह दो प्रश्न पत्रों में विभक्त है। कितने में है प्यारे विद्यार्थियों? दो प्रश्न पत्रों में ये विभक्त है। ठीक है, प्रश्न पत्र एक और प्रश्न पत्र प्यारे विद्यार्थियों दो, जिसे हम लोग प्रश्न पत्र एक को भी दो भागों में बांटेंगे और प्रश्न पत्र दो को भी प्यारे विद्यार्थियों हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, खंड आ खंड खा। ठीक है, खंड का और खा कह दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आबा की जगह क्या कर दीजिएगा? खंड का और खंड खा। ठीक है, या अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं तो पार्ट ए या पार्ट बी के नाम से भी इसे संबोधित कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यहां पर ज्यादा अंग्रेजी में होने की आवश्यकता हमको नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल हैं, उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न पत्र आ या प्रश्न पत्र एक के अंतर्गत खंड आ हमसे क्या कहता है और खंड बा क्या कहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, खंड आ में जब हम और आप आते हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र एक की जब मैं बात करता हूं, इसमें हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्यारे विद्यार्थियों इतिहास आ जाता है। यानी कि इस खंड में, इस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में प्यारे विद्यार्थियों, हम और आप हिंदी भाषा के विकास को जानेंगे। किसको जानेंगे? हिंदी भाषा के इतिहास को जानेंगे। हिंदी कब निकली, मतलब हिंदी भाषा
कि अगर मैं इतिहास की बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 3000 साल का इतिहास है वह पूरा का पूरा हमें इतिहास देखना पड़ता है। ठीक है, चाहे हम लोग संस्कृत की बात करें, ठीक है, पाली की बात करें, प्राकृत की बात करें, अपभ्रंश की बात करें, अवहंश की बात करें, ठीक है, इससे अपभ्रंश अपभ्रंश से आते हुए हिंदी तक हम और आप अपनी यात्रा को तय करेंगे। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, और भी चीजें जो रही हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत, ठीक है, हिंदी की लिपि के अंतर्गत, ठीक, इसके साथ साथ अब तक, यानी हम अगर बात करें वैदिक संस्कृत से लेके अब तक 1947, क्योंकि आजादी की लड़ाई जब हम लोग लड़ रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाषाई लड़ाई भी हमारी उस समय चल रही थी। ठीक है, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जब हम और आप पढ़ते हैं, भारत दुर्दशा के बारे में, खैर हमारे सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम पर भी है, उसे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इतिहास के एवज पर देखेंगे तो कई सारी चीजें बड़ी इंटर रिलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं ना कि पार्ट ए का पार्ट बी से, पार्ट बी का मतलब प्रश्न पत्र एक का प्रश्न पत्र दूसरे से लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न पत्र एक की प्रश्न पत्र दो में मिलने वाली हैं और प्रश्न पत्र दो की प्रश्न पत्र एक में मिलने वाली होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो ये चीजें हो जाती हैं। फिर हिंदी का राष्ट्रभाषा में किस प्रकार से आंदोलन के समय पर भूमिका रही है, उस समय इसका किस प्रकार से विकास हुआ है। आज हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे हैं 10 जनवरी को। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ रहा है, कहाँ से निकल के आई है, ठीक है ना, कौन कौन सी प्रमुख बोलियां रही, फिर वैज्ञानिक भाषा कैसे बनी, राजभाषा के रूप में इसका उदय कैसे होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी और बुनियादी बातें प्यारे विद्यार्थियों, और साथ साथ में हमारी नागरी लिपि का इतिहास क्या रहा है, कहां से निकल के आती है, इसकी विशेषताएं क्या हो जाती हैं, इसका इतिहास क्या हो जाता है। ठीक है, जब अलग अलग हम लोग भाषाविदों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं भाषा वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, उन सब ने अपने अपने क्या कथन प्रस्तुत किए हैं, उन सब कथनों का निचोड़ भी प्यारे विद्यार्थियों इसके अंतर्गत आ जाता है। और साथ साथ में हम लोग मानक हिंदी या व्याकरणिक हिंदी पर भी चर्चा करेंगे, मानकीकरण पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है मानक का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों एक स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कहता, मतलब मानकीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं या किसी भी भाषा का जब मानक करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि मानक का मतलब कभी भी एकदम शुद्धतम इकाई नहीं होती है, बल्कि एक मानक हो जाता है, एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि इस सीमा रेखा को अगर आपने पार कर लिया तो आप एक स्टैंडर्ड रखते हैं, एक मानक रखते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम और आप भाषा को भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 10 से 11 पॉइंट हो जाते हैं पार्ट, ठीक है, प्रश्न पत्र एक के खंड आ वाले पार्ट में, जहां पर हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास को हमको जानना है, समझना है और क्या करना है विद्यार्थियों, पढ़ना है। आई बात समझ में यहां तक सभी लोगों को? बहुत सिंपल है, इतना भी ज्यादा हमारे मतलब कहा जाए तो क्या बोलते हैं एरा के बाहर नहीं है कि हम इसको कवर अप नहीं कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, फिर दूसरे खंड पे आते हैं, खंड बी पे आते हैं, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा? यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है, जहां पर सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य को जानेंगे। ठीक है, साहित्य की पराकाष्ठा को जानेंगे, साहित्य की जो प्राथमिकता रही है, ठीक है, साहित्य का जो महत्व रहा है और हिंदी साहित्य की जो प्यारे विद्यार्थियों प्रासंगिकता रही है, इसे जानेंगे। फिर हिंदी साहित्य को लेके क्या क्या बातें कही गई हैं, चाहे रीति काल की बात हो रही हो, चाहे भक्ति काल की बात हो रही हो, आधुनिक काल की बात हो रही हो। आधुनिक काल के बाद जो हमारे हिंदी में एक नए नए विचार निकल के आते हैं, नई नई चीजें निकल के आती हैं, चाहे कथा साहित्य की बात करें, उपन्यास की बात करें, नाटक की बात करें, कहानियों की बात करें, आलोचना की बात करें, रेखा संस्मरण की बात करें, रेखा चित्र की बात करें, तो ये सारी चीजें भी प्यारे विद्यार्थियों किसके अंतर्गत आ जाती हैं, खंड खा के अंतर्गत आ जाती हैं, ध्यान रखना है। तो बड़े ही आसान से अगर देखा जाए तो प्रश्न पत्र एक को हम और आप डिफाइन करके पढ़ लेते हैं, जहां पर हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का इतिहास और इसी इतिहास से संबंधित उसी पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न पत्र एक है। कौन सा हो जाता है? ये आपका प्रश्न पत्र एक हो जाता है, ध्यान रखना है, पेपर फर्स्ट हो जाता है। अब प्रश्न पत्र दो की बात करते हैं तो यह भी दो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है बच्चों? यह भी दो भागों में विभक्त होता है, एक आपका खंड आ और एक आपका खंड खा।
कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 खंडों में बांटा हुआ है, ध्यान रखना है। कौन कौन सा? खंड आ में विभक्त है और खंड खा में विभक्त है, ध्यान रखना है। जहां पर खंड का पे जब हम लोग आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे सबसे पहले पद्य साहित्य में विभाजित किया गया है। कहां विभाजित किया है बच्चा? ध्यान देना है। इसे हमारा पद्य साहित्य पर विभाजित करते हैं, जहां पर सबसे पहले पद्य के लोग आएंगे। किसके लोग आएंगे? पद्य के लोग आएंगे। आप लोगों का तो फेवरेट होता है कि नहीं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूरदास को पढ़ते आ रहे हैं, कबीरदास को पढ़ते आ रहे हैं, नागार्जुन को पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे? बताते चलना बच्चा जहां साथ में, है कि नहीं? नागार्जुन को पढ़ते आ रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते आ रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब हम लोग कहां देखेंगे? इन सबको प्यारे विद्यार्थियों हमारा पद्य साहित्य पर देखने वाले हैं। चाहे मुक्ति बोध की बात करो, चाहे नागार्जुन की बात करो, ये सब के सब कहां पर मिलेंगे? पद्य साहित्य पर मिलेंगे, जहां पर पद्य से संबंधित उनकी व्याख्याएं हैं। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हरिजन गाथा है, इन सब के बारे में हम और आप पढ़ेंगे। एक एक इकाई करके उसके नीचे तह तक जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। क्या करेंगे? तह तक जाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है पद्य साहित्य पर, ठीक है। अब दूसरी तरफ जाते हैं तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों कौन सा साहित्य आ जाता है? गद्य साहित्य आ जाता है, जहां पर कई सारे लेखक आ जाएंगे, भारतेंदु आ जाएंगे, जहां पे हम लोग भारत दुर्दशा को देखेंगे, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन आ जाता है प्यारे विद्यार्थी, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि आ जाता है, निबंध निलय आ जाता है, प्रेमचंद्र आ जाएंगे, प्रसाद आ जाएंगे, यशपाल आ जाएंगे, फणीश्वरदास रेणु आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गद्य साहित्य में हमारे पास बहुत सारे, मन्नू भंडारी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे बहुत सारी विभूतियां भी हमारे और आपके सामने समक्ष खड़ी होंगी। कहां पर? गद्य साहित्य पर, जहां पर इनकी बारीक से बारीक कहानियों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। गद्य साहित्य को देखेंगे। मैला आंचल जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है, ठीक है, भारत दुर्दशा हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि उस समय की तात्कालीन समस्याएं हमारे देश के साथ क्या रही हैं, कौन कौन से लोग थे, ठीक है ना, जिसको अलग अलग क्या बोलता हूं, क्या कहा जाता है, अलग अलग पात्रों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उस चीज का वर्णन करना चाहते हैं। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है कि आज के समय पर ये कई सारी चीजें रिलेवेंट नहीं होती हैं। जब आप निबंध लिखने जाते हैं तब आपके समकक्ष ये सारी चीजें आपके सदुपयोग में आ जाती हैं, ठीक है। और साथ साथ में प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं, नाटक हैं, उपन्यास है, इन सब के बारे में तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने दो भाग, मतलब दो प्रश्न पत्रों को हमने आपके सामने रख दिया है। तो खासकर देखेंगे तो 4 चीजें हमें पढ़नी है ना देवी जी? कितने पढ़नी है? 4 चीजें हमें पढ़नी है। नंबर 1 पर क्या आ जाता है? हिंदी भाषा नागरी लिपि का इतिहास आ जाता है। दूसरा हिंदी साहित्य का आ जाता है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पद्य साहित्य आ जाता है। और जब अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं तो क्या आ जाता है बच्चा? गद्य साहित्य आ जाता है। ध्यान रखना है, क्या आ जाता है? गद्य साहित्य आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, अब थोड़ा सा इसके पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं, डिकोड कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस को, ठीक है बच्चा। यहां तक कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहां तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 के पार्ट ए यानी खंड का को थोड़ा सा देखते हैं, जहां पर 10 से 11 बिंदु हैं, पॉइंट है बच्चों, जिसे हम को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, डेप्थ में जाके पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना है, हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट को पढ़ने के बाद हम और आप लेखन कौशल पर भी जोर देंगे। किस पर जोर देंगे विद्यार्थियों? लेखन कौशल पर भी जोर देंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है, मुख्य रूप से क्या लिखा जा सकता है, उसके ढांचे में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों पर भी हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों? परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु पर हम और आप जब देखते हैं प्रश्न पत्र 1 के खंड का में प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, ठीक है, कि अपभ्रंश है, अवहट्य है, प्रारंभिक हिंदी है, उसका व्याकरणिक स्वरूप कैसा है, फिर मध्यकाल में आ जाते हैं तो ब्रज आ जाती है, अवधि है, और अवधि हिंदी साहित्य के विकास के रूप में, चाहे आप
क्या बोलते हैं, ठीक है, तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, या फिर आप पद्मावत के बारे में आप सबने मलिक मोहम्मद जायसी को नाम सुना होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हिंद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य के बारे में, खुसरो के बारे में, संत साहित्य। अगर आपको याद हो सिद्ध और नाथ साहित्य, जब मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया था आप लोगों को दूसरे पेपर की तैयारी में, ठीक है ना, तब भी मैंने छोटी छोटी सी चीजें आपको बताई थी कि सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, खुसरो क्या है, रहीम क्या है इन कवियों में। और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है इसे जानेंगे। साथ साथ में 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का जो इतिहास रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानवीकरण और मानकीकरण पर तो परिचर्चा अपन करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों पूछे जाते हैं, बनते हैं, है कि नहीं। और जब हम इस पे पढ़ते हैं ना तो स्वाभाविक बात है कि बड़ा मजा आता है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदी भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अपने औचित्य की लड़ाई लड़ रही थी, अपने विरासत की लड़ाई लड़ रही थी, अपने शब्दों की लड़ाई लड़ रही थी, अपनी पहचान की प्यारे विद्यार्थियों लड़ाई लड़ रही थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। और किसे भाषा को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्या हुआ है, फिर राजभाषा के रूप में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास क्या रहा है, हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनका परस्पर एक दूसरे के बीच में संबंध क्या, चाहे हम बुंदेली की बात करें, बघेली की बात करें, अवधी की बात करें, मैथिली की बात करते हैं, ठीक है ना, बोलो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली, कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। तो नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उसके सुधार के प्रयास, और मानक हिंदी का जो स्वरूप है और मानक हिंदी की व्याकरणिक जो संरचना है प्यारे विद्यार्थियों, उसे भी हम और आप क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। और मानकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे भी अपन साथ साथ में डील करेंगे। तो ये प्रश्न पत्र का पार्ट ए यानी खंड आ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, खंड आ हो जाता है, ध्यान रखना है, क्या हो जाता है, खंड आ हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास और नागरी लिपि के इतिहास से संबंधित जो भी आपस की चीजें होंगी उन सबको एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, है ना। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग इतिहास की बात कर रहे थे, क्योंकि अब ये आ जाता है साहित्य वाले पोर्शन पर। कहां जाते हैं अपन, साहित्य वाले पोर्शन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के बारे में सबसे पहले, फिर हिंदी साहित्य का रिलेवेंस क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है बच्चों, ठीक है, प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में और इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, ठीक है ना, जितने भी हम लोग इतिहासकारों के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी के इतिहासकारों के बारे में पढ़ते हैं, उन इतिहासकारों की जिन जिन परंपराओं से होकर गुजरे हैं उसके बारे में भी प्यारे विद्यार्थियों हम और आप यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ साथ में हिंदी साहित्य के जो खासकर 4 कालखंड होते हैं, ठीक है, चाहे हम लोग आदिकाल की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें चाहे सिद्धन हो, नाथ हो, रासो साहित्य हो, चंद्रवरदाई आप लोग सब सुनते हैं, खुसरो के बारे में, हेमचंद विद्यापति। सबसे अच्छी बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि अनसर्टेन चीजें नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि चीजें अनिश्चित नहीं होती हैं, या एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें कहीं पर भी तीर नहीं मारना होता है। चीजें पता है, मेंशन है कि किस किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कि चंद्रवरदाई पर करना है, खुसरो पर करना है, हेमचंद पर करना है, विद्यापति पर करना है। तो इससे हमारा जो विजन है वो थोड़ा सा क्या रहता है, एक्स्ट्रा क्लियर रहता है कि अच्छा इधर अपन को बाजी मारनी है प्यारे बच्चों। फिर भक्ति काल पे आ जाएंगे तो संत काव्यधारा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप ध्यान करोगे ना बच्चा तो आपको पता चलेगा कि इन चीजों पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, तो इतना अनभिज्ञ आप इससे नहीं रहेंगे, ठीक है। भले थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन अनभिज्ञ आप नहीं रहेंगे, हमने इस पे पहले भी परिचर्चा की हुई है। तो संत काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है, कृष्ण भक्ति धारा है, राम भक्ति धारा है, जहां पर हम लोग मीरा को जानेंगे, सूरदास को जानेंगे, तुलसीदास को जानेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर और
तुलसी को खासकर यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अगला पार्ट क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य के साथ साथ जिसमें केशव मुख्य रूप से हैं, बिहारी जी की रचनाएं हैं, पद्माकर हैं और घनानंद जैसे रचनाकार प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियां हमारे सामने आ जाती हैं। इनके बाद अगर आते हैं तो आधुनिक काल की तरफ आ जाएंगे बच्चा। तो आधुनिक काल में जब हम आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्योंकि एक नया काल आ जाता है, नव जागरण का पाठ आ जाता है, गद्य इतिहास हो जाता है, तो गद्य का विकास होता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ऐसी विभूतियां हो जाती हैं जिसे हम लोग हिंदी साहित्य के विकास क्रम में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, देखेंगे। अब आप सोचो ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अब इधर भी हैं, और जब हम लोग प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं गद्य वाले खंड में, तो वहां पर भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखो इंटररिलेटेड है कि नहीं है ना? इधर का उधर भी हमें देखने को मिलेगा बच्चा। इसी प्रकार से थोड़ा सा आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है, चाहे छायावाद की बात करें, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद, नई कविताएं हैं, नवगीत हैं, समकालीन जो कविता है, जो जनवादी कविता निकल के आती हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त। अब आप ध्यान रखना, ये आजादी के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं, सूर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, ओहो जितना पढ़ो उतना आनंददायी है कि नहीं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, गजानन माधव, मुक्ति बोध और नागार्जुन, जो कि आधुनिक हिंदी के जो प्रणेताओं में पढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले अग्रसर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्हें भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद कथा साहित्य पर आ जाते हैं, तो उपन्यास और यथार्थवाद क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो, ये ध्यान देना बच्चा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछता, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो जी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन को ध्यान में रखते चलना है, उन पॉइंट्स को बढ़िया मैंडेट करते चलना है, उनका कॉलम बनाते चलना है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, और चीजें आप देखेंगे अपने आप हमारे काम में आ जाएंगे। फिर हिंदी उपन्यास का उद्भव और उसका विकास, ठीक है, तब से लेके अब तक का, ठीक है। अब इस उपन्यास में अलग अलग जो उपन्यास आए हों, चाहे मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास की बात करें, यशपाल का, ठीक है, जैनेन्द्र हैं, रेणु हैं, भीष्म शाहिनी है, इनके उपन्यासों पर भी हम और आप चर्चा करेंगे। फिर हिंदी कहानी का उद्भव हो गया, कहानियों का विकास हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि हम और आप कहानियों के बड़े प्रेयसी रहे हमेशा से, है कि नहीं, और इतने प्रेयसी, इतने प्रेमी रहे हैं कहानी के, चाहे प्रेमचंद्र हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, सच्चिदानंद वात्सायन हो, अज्ञे हो, मोहन राकेश की कविता हो, या कविता बोल रहा हूं, रचनाएं हो, कहानियां हो, या फिर कृष्णा शोभती जैसे लोगों की हो, इन सब कहानियों के माध्यम से हम तक उनकी बातें पहुंचती हैं, समकालीन कुरीतियों के बारे में, समकालीन स्थितियों के बारे में, समकालीन परिस्थितियों के बारे में भी हमको और आपको क्या मिलती है बच्चा? जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। तो ये इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है ना, ठीक। इसके साथ साथ नाटक आ जाएंगे, रंगमंच आ जाएंगे, ठीक है। नाटक क्या होता है, रंगमंच के बारे में आप लोग देखते होंगे, जहां पर अभिनय किया जाता है। नाटक का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास, और भारत में तो इसका बहुत बड़ा संदर्भित रहा है कि नहीं। आप चाहे हरिश्चंद्र को देख लो, ठीक है, रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीलाएं, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे यहाँ पर होती रही हैं, जिसमें प्रमुख नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, और हिंदी रंगमंच का विकास भी देखेंगे, जहां पर थोड़ा बहुत हम लोग बॉलीवुड के बारे में, मतलब जो एक थिएटर का परिदृश्य है, इसे भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, क्योंकि यह भी स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य का ही पाठ है, तो जरूरी हमारे लिए हो जाता है बच्चों। इसके साथ साथ आलोचना वाले पार्ट में हिंदी आलोचना का उद्भव, विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और इसकी एक नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक के रूप में राजा रामचंद्र शुक्ल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, नागेंद्र जी जैसे आ जाती हैं, और हिंदी की अलग विधाएं जैसे ललित निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, इन सब चीजों के बारे में भी इस पार्ट में हम और आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाता है बच्चा? ये आपका प्रश्न पत्र 1 वाला हो जाता है, ठीक है। ये 250 का हिसाब किताब हो जाता है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में?
तो ये मेजर फोकस है जिनको अपन को एक एक करके पढ़ते चलना है, इंटर रिलेट करके पढ़ते चलना है, ताकि हमारी आगामी परीक्षा पर, आगामी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर होता चले और हम और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण अव्वल दर्जे से तैयारी को करते चलें बच्चा, है ना, ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पर। ठीक है, तो पहले प्रश्न पत्र से कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है, अभी मैं सिर्फ रूपरेखा आपको समझा रहा हूं कि किस रूपरेखा पर, कुछ रोड मैप पर अपन को अपनी यात्रा को संचालित करना है। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, यानी दूसरे प्रश्न पत्र पर प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रश्न या अलग अलग मैंडेट हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं यहां पर, जहां पर थोड़ा सा पद साहित्य के बारे में हम और आप परिचर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से पद साहित्य पूछे जाते हैं, जिसमें कबीर की ग्रंथावली से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आरंभ के 100 पद हमें ध्यान देना है। ठीक है, श्याम सुंदर दास, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सूरदास है जिसका ब्रह्मगीत गीत सार हो जाता है, जिसमें है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रोवाइड करवाए हैं, आरंभिक 100 पद हो जाते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस का सुंदर कांड वाले पार्ट को हम और आप देखेंगे, क्योंकि सुंदर कांड सबसे सुंदरतम कांडों में से एक माना जाता है, जो हिंदी साहित्य के उद्गम पर, हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ पद्य साहित्य में, और साथ साथ में अगर देखा जाए तो भारतीय जनमानस जनचेतना पर भी ये बहुत बड़ा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या करता है, रोल अदा करता है। इस परिदृश्य में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कवितावली का उत्तरकांड भी हम और आप इसके अंतर्गत देखेंगे बहुत संक्षिप्त रूप में। फिर जैसी की पद्मावत है, सिंगल खंड है, जिसमें श्याम सुंदर दास का है। बिहारी की रत्नाकर हो जाती है, जिसमें आरंभिक 100 दोहे देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर के, जिसमें से इंपॉर्टेंट है, पर छाटेंगे कि ज्यादा तक कौन पूछे गए हैं। मैथिली क्षण गुप्त का भारत भारती हो जाता है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, ठीक है, रामविलास शर्मा जी का। फिर रामधारी सिंह दिनकर का आएंगे तो कुरुक्षेत्र देखेंगे। अज्ञेय का आंगन के पार द्वार, आषाढ़ वीणा, ठीक है, मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है, आकाल, और उसके बाद और हरिजन गाथा जैसी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ध्यान रखना है थोड़ा सा, हमें जब पढ़ेंगे इन चीजों को तो आलोचनात्मक रवैया भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अपने अंदर का एक आलोचक क्या करना है देवी जी, और जो भी विद्यार्थी बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे उनको भी बता देता हूं कि एक अंदर, अपने अंदर एक आलोचक का भी जन्म देना है। ठीक है ना, जो चीजों को भाव विभोर होके बस नहीं देखना है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, हमें न्यूट्रल होके तैयारी करनी है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम डूबेंगे, लेकिन जब हम उत्तर लेखन की कौशल पर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि हम न्यूट्रल होके, एक परीक्षार्थी, एक अभ्यर्थी की तरह कि हमसे पूछा क्या गया है, और उस प्रश्न में अगर बुराई पूछी है तो भले किसी की बुराई पूछ रहा हो, हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना वो क्या बोलते हैं आदर्श हो, लेकिन उस समय हम वहां पर उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना है। आई बात समझ में? एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है विद्यार्थी। अब आते हैं दूसरे खंड पर। ठीक है, प्रश्न पत्र दूसरे के दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, जो गद्य साहित्य से संबंधित हो जाता है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों कुछ चीजें निकल के आती हैं। क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, भारतेंदु का भारत दुर्दशा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, अच्छे से पढ़ना होता है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आ जाता है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 का कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, ठीक है ना। इसके साथ साथ निबंध निलय आ जाएगा। संपादक है डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, गे कुबेरनाथ, इन सब के थोड़ा बहुत निबंध के बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या चीजें निकाल के लाते हैं, इन सब चीजों पर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। साथ साथ में प्रेमचंद का गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, इसके संपादक अमृत राय हैं। ठीक है, प्रसाद का स्कंदगुप्त है। यशपाल की दिव्या, प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी कहानी से, ठीक है, मतलब इसका जो परिदृश्य बनाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि बनाई गई है तो प्राचीन, लेकिन नवीनतम चीजों पर क्या करती है, ठीक है, थोड़ा सा मैंडेट करती है, थोड़ा सा व्यंग करती है। और यशपाल को अगर जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किसी भी लेखक को हम लोग पढ़ें, खैर
खैर इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यशपाल क्या थे, कैसे थे, इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और किस प्रकार से ये भारत में थोड़ा सा कॉमरेड वाली भूमिका पर, मतलब भगत सिंह वाले विचारधारा के थे, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, फणीश्वर दास रेणु का महिला अंचल है, मंडू भंडारी का महाभोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, राजेंद्र यादव के एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियां भी प्यारे विद्यार्थियों इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को आलोचक अपने अंदर का पैदा करके रखना है। ठीक है, जो आलोचक उन सभी बुनियादी बातों पर परिचर्चा करेगा, परिदृश्य देखेगा, जो हमारे एग्जाम के परिदृश्य में क्या हो जाते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ये अगर आप देखेंगे तो मिला जुला स्वरूप है हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का। किसका बच्चा? हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का, जहां से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का बढ़िया सा समावेशन रहेगा, जिन्हें हम और आपको क्या करना है, लिखना है, और लिख के भैया अच्छे नंबर, उत्तम से उत्तम नंबर प्राप्त करना है। और कोशिश यही करना है कि 350 के ऊपर हम नंबर लेके आए। कितने नंबर लेके आए बच्चे? 350 के ऊपर नंबर हमें लेके आना है ना। इसी विकल्प और इसी संकल्प के साथ हमको और आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चा, अब यहां से कोई प्रश्न हो तो प्लीज हमसे आप पूछ सकते हैं। यहां से कोई भी प्रश्न अगर आपके पास है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, यहां से कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। क्योंकि प्रश्न ही है जो हमको और आपको लगातार, है ना, नहीं है, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको आज एक मार्गदर्शक के रूप में ये हमें बताना था कि क्या क्या चीजें हैं या किस रूप में हम इसे वर्गीकृत करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि इन सबको हम और आप इन्हीं क्लासेस पे, ठीक है ना, इसी ऐप पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और लंबा सफर है, लंबा सफर है, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से हमें किसी भी प्रकार से भटकना नहीं है विद्यार्थियों, है ना। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम दूंगा और अगले कार्यक्रम के बारे में हम आपको जल्द ही सूचित कर देंगे, बता देंगे, है ना। तो इजाजत दीजिए, आप भी जाइए और इस सेगमेंट को थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा ब्रीफ में जाने का, मतलब संक्षेप में जाने का अगर मैं कहूं तो सिलेबस को आप देख सकते हैं, लेकिन सिलेबस को जितना मैंने भी आपको बताया है उसके विस्तृत स्वरूप को देखने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा, है ना। तो आज आपका जो गृह कार्य है वो यही है, ध्यान रखना है बच्चा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।